बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 में चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, जिसमें तमाम बायोमोलिक्यूल्स को हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। आपको पता है कि आपके पेपर में मैक्सिमम MCQs आएंगे। आपका 50% पेपर MCQ बेस होगा, तो हमने मल्टीपल MCQ जो आपके एक्सरसाइज के भी हैं और उससे एक्स्ट्रा जो एडिशनल MCQs भी हैं उनको भी यहाँ पे आज डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट 45-46 MCQs हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और साथ उनके आंसर भी मार्क करेंगे। और उसका कोई ऐसा आंसर आपको डिफरेंट लगता है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, हम आपको उसका राइट आंसर बता देंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बायो एलिमेंट। अब यहाँ पर मेजर बायो एलिमेंट के हवाले से जब बात हम करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बायो एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन। अब देखें सोडियम जो है ये मेजर में नहीं आता, ये माइनर में आता है। मैग्नीशियम माइनर है। फॉस्फोरस यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फॉस्फोरस, दैट इज करेक्ट आंसर। फॉस्फोरस के हवाले से अगर हम देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आयरन हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, ये मेजर नहीं है, ये माइनर है। तो राइट आंसर हमारा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान बनते हैं? क्या मोनोसेक्राइड? नहीं, मोनोसेक्राइड में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक। ये बनते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान। न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसमें फॉस्फोडाइस्टर कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। और फैटी एसिड्स का ग्लिसरॉल के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो बॉन्ड्स के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन इज डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन। ट्रांसफर आरएनए के पास सीक्वेंस जो है वो ऐसा नहीं होता, ये अमाइनो एसिड की ट्रांसफर कराता है। राइबोसोमल आरएनए साइट प्रोवाइड करता है एंड मैसेंजर आरएनए। हमारा राइट आंसर जो है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है। जो कहाँ से मिली है? इसको DNA से मिली थी। अच्छा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब हमने देखना है किस बेस पर अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट होते हैं। अमीनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्काइल ग्रुप। ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्काइल ग्रुप। अमीनो ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी नहीं, फॉस्फेट ग्रुप तो उसमें एसिड होता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? अल्काइल। अल्काइल में भी याद रखिएगा आर था, आर हाइड्रोजन भी हो सकता था, आर जो है ये अल्काइल भी हो सकता था। अगर यहाँ पे आर ग्रुप होता तो ज़्यादा बात बेहतर थी, आर नहीं है तो हम अल्काइल ही लगाएंगे आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन। हमने कहा एट और GC। एट यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करनी है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान में होगा? एडेनिन एंड थाइमिन। यहाँ पे आंसर हमारा अल्फा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन दी। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होती। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो फिर बात पॉसिबल है, ये न्यूक्लियस में होती है, ये राइबोसोम पे नहीं होती, ये RER पे नहीं होती। यहाँ पे चूँकि न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में भी हमने कहा यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जब जनरल पूछेगा तो जनरली इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA इन हैविंग डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पर। पेंटोज नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज सब में। अब देखें पेंटोज भी हो सकती है, नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है। फॉस्फेट ग्रुप
फॉस्फेट ग्रुप में कोई फ़र्क नहीं होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कोई फ़र्क नहीं होता। अब दो बातें हमारी हैं, नाइट्रोजनस बेस भी करेक्ट है और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों में फ़र्क आ सकता है। तो इसका मतलब है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन बीटा इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पेंटोज का भी फ़र्क आता है। तो आंसर यहाँ पे बीटा इज़ करेक्ट। आगे देखें, डायामीटर ऑफ डीएनए इज थॉरली यूनिफॉर्म एंड इज़ अबाउट, जो डायामीटर होता है आप देखें ये डीएनए की स्ट्रैंड आपको नज़र आ रही है इस तरह डबल, तो इनके दरमियान में यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ये कितना होता है, ये 2 नैनोमीटर का होता है। तो आंसर यहाँ पे 2 नैनोमीटर इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट शुगर। ट्रांसपोर्ट शुगर जो है वो हमने किसको कहना है, वो सुक्रोज होती है। मोल्टोज शुगर मेल्ट शुगर होती है, मेल्ट शुगर। यहाँ पे जो आंसर है हमारा सुक्रोज, ये मेल्ट शुगर है। फ्रुक्टोज ये स्वीट शुगर होती है, मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं और ये भी स्वीट होती है, मिल्क में पाई जाती है, मिल्क शुगर इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन डी बिलोंग्स टू। विटामिन डी जो है याद रखिएगा ये लिपिड से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और आरएनए से बिलोंग नहीं करता। विटामिन डी बिलोंग्स टू लिपिड्स। लिपिड्स में भी आगे जो स्टीरॉइड आते हैं, तो स्टीरॉइड के हवाले से हम इसकी बात कर रहे होते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो बीटा इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स इज हाईएस्ट परसेंटेज इन दी बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ये हमने देखना है। देखिएगा हाइड्रोजन जो है ये कितना होता है, आपको याद है ये 10%, ऑक्सीजन जो है ये 65% होता है। अच्छा, कार्बन जो है वो 18% है, नाइट्रोजन 3% है। अब आप इसमें से खुद आंसर हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। आप देखें ये हम एडिशनल एमसीक्यू कर रहे हैं। एडिशनल एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच वन ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लोएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। सबसे कम कौन सा है, अभी हमने कहा ऑक्सीजन 65% है, कैल्शियम 2% है, नाइट्रोजन 3% है और फॉस्फोरस 1% है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, फॉस्फोरस जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने देखा नाइट्रोजन कितना बना रहा है, 10 के लिए हमने हाइड्रोजन की बात की है, नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 1% के लिए फॉस्फोरस की बात की है, 18% कार्बन की बात की है। तो आंसर जो है हमारा क्या होगा, बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एज अ बायो एलिमेंट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 18, 2% कैल्शियम है, 10% की बात करें तो हाइड्रोजन है, 3 के लिए हम बात करें तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16, एज अ बायो एलिमेंट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन है, हाइड्रोजन हमें पता है 10% है, नाइट्रोजन जो है वो 3% है और इसके लिए हमने डिस्कशन नहीं की। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, आंसर बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन नेचर। नेचुरली जो अकरिंग होते हैं, नेचुरली अकरिंग आपने देखना है कि ये कितने होते हैं, ये 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, 92। द एलिमेंट दैट मेक्स 65% ऑफ द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सबसे ज़्यादा बना रहा है 65%, वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के लिए हमने कहा 10% है, कार्बन हमने कहा 18% है, नाइट्रोजन हमने कहा 3% है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज परसेंटेज composition of bioelement by mass of a human being which labor part represents hydrogen। आइए देखते हैं जी, ये सबसे ज़्यादा है 65% है, 65% कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है 18%, 18% कौन है, कार्बन। ये आ जाएगी 10%, 10% में ये आ जाएगी हाइड्रोजन और डेल्टा में आ जाएगी
3% में ये कौन है, नाइट्रोजन। तो आए देखते हैं जी हमारा क्वेश्चन क्या है, विच लेबल पार्ट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन को तलाश करना है, तो आए देखते हैं ऑप्शन जो है वो चार्ली जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है, ये हाइड्रोजन के हवाले से 10% आ गई। हमने वैल्यूज़ को अगेन एंड अगेन लिखा है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दैट गिवन डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 पे कौन है, देखें ये कार्बन है, या सॉरी यहाँ पर ये आप देखें तो ऑक्सीजन है, 18% पे कार्बन है, यहाँ पर आप देखें तो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 7% के लिए अदर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एंड देखिए द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2 and 3। अब 1 में देखें तो ऑक्सीजन, ये बात ठीक है। 2 में देखें कार्बन, ये बात ठीक है। 3 में आप देखें तो हाइड्रोजन, ये बात ठीक है। कार्बन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, और हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, कार्बन यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, और कार्बन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर है वो अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तीनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, द टेबल शोज द बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द 4 सब्सटेंसेस, विच सब्सटेंस शुड बी प्रोटीन। अब हमने देखना है कि ये प्रोटीन इसमें से कौन सी हो सकती है। आए देखिए, क्या प्रोटीन में कार्बन है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। प्रोटीन में हमने देखना नाइट्रोजन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन भी होती है, तो इसका मतलब ये बात इनकरेक्ट होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब बीटा की तरफ आते हैं। अब देखें कार्बन होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन यूनिट कहा कि नहीं होती, इसका मतलब ये होती है, तो इसका मतलब ये भी आंसर इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट नहीं है। चार्ली में देखिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। आगे डेल्टा देखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन कह रहे हैं नहीं है, ऑक्सीजन है, और ये भी है, तो इसका मतलब ये बात इनकरेक्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा चार्ली इज करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कुड बी लिपिड। अब लिपिड के हवाले से वो बात पूछ रहा है, जैसे उसने पहले बात पूछी है। क्या लिपिड्स के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं? नहीं होते। पहले ऑप्शन के हवाले से बात करें, ग्लूकोज नहीं होते, ये बात ठीक है। फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, ग्लिसरॉल मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे देखें, अमाइनो एसिड्स लिपिड्स में नहीं होते, ये बात ठीक है। ग्लूकोज नहीं होते, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं चार्ली में क्या करेक्ट है या नहीं है। अमाइनो एसिड्स लिपिड्स में नहीं होते, ठीक है। ग्लूकोज नहीं होते, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मौजूद होते हैं, इसका मतलब ये भी बात इनकरेक्ट है। फैटी एसिड्स कहते हैं नहीं है, हम कह रहे हैं होते हैं। ये ग्लिसरॉल भी होते हैं, ये भी बात इनकरेक्ट है। अब डेल्टा देखते हैं, अमाइनो एसिड्स नहीं होते, ग्लूकोज नहीं होते, फैटी एसिड मौजूद होते हैं, और ग्लिसरॉल भी मौजूद होते हैं, इसका मतलब ये बात भी इनकरेक्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, बीटा आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 23, द टाइप ऑफ आरएनए दैट ब्रिंग अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। अमाइनो एसिड्स को या अमीनो एसिड्स को राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए कौन लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसिड्स को ब्रिंग करता है, लेके आता है, ट्रांसफर कराता है। जो ट्रांसफर कराएगा अमीनो एसिड्स को, उसको डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट इज कॉल्ड। फैट के 1 ग्राम से जो एनर्जी आती है वो कितनी है, वो अबाउट 9 किलो कैलोरी होती है फैट से। अगर कार्बोहाइड्रेट कहता तो कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन के लिए कौन होना था, अल्फा ऑप्शन होता। जीन्स आर शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा नहीं है। ये डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, और लिपिड्स के सेगमेंट्स भी ये नहीं होते। जीन्स
क्या हैं, स्मॉल बिट और पीस ऑफ डीएनए होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक करेक्टर के लिए। इन डीएनए द रंग्स ऑफ द लैडर आर फॉर्म्ड बाय, हमने कहा शुगर फॉस्फेट जो है ये बैकबोन बनाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये क्या बनाते हैं, उसके रंग्स बनाते हैं, उसके मिडल पार्ट बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐसा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन चार्ली जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाएगा। 27 में देखिएगा क्या है, द राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन डीएनए कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी कि जब इस तरह से ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपने देखा कि इसके ऊपर डीएनए जो है वो इस तरह से क्या है, लिपट रहा है, इस तरह से डीएनए इसके ऊपर लिपट रहा है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आए देखते हैं। क्या इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं? बिल्कुल ऐसा है, नहीं है। क्याज्मा कहते हैं? ऐसा नहीं है। क्या इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रोमैटिन भी इसको नहीं कहते हैं। ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ओवल शेप स्ट्रक्चर बन गया है, यानी कि ये दरमियान में क्या है, हिस्टोन है और ऊपर क्या है, डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, द सेंट्रल डॉगमा इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, सेंट्रल डॉगमा में क्या है, मैं यहाँ पर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रल डॉगमा में याद करें, हमने कहा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, देन आरएनए से क्या बनती हैं, प्रोटीन। ये है सेंट्रल डॉगमा। ये जो पहला प्रोसेस आपने देखा है इसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आए हम अपना आंसर तलाश करते हैं। डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए इज इक्वल टू प्रोटीन नहीं होता। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों साइन यहाँ पर इनकरेक्ट आएंगे। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसका मतलब ये वाला आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। प्रोटीन से डीएनए और डीएनए से आरएनए, ये भी इनकरेक्ट होता है। प्रोटीन से कभी भी डीएनए नहीं बन सकता और प्रोटीन से ना ही डायरेक्ट आरएनए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन इज फॉल्स, हमने फॉल्स देखनी है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये बात तो करेक्ट है। जीन्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, लेकिन लॉन्ग सीक्वेंस तो नहीं होता, शॉर्ट सीक्वेंस होता है, ये याद रखिएगा। जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये बात भी करेक्ट है। ईच सेल कंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ जीन, अच्छा एक सेल के पास डेफिनेटली एक कॉपी होती है, ज़्यादा कॉपीज नहीं होती। सपोज करें आपके पास एक जीन ए है, तो ए जीन एक ही है, इसके अलील हो सकते हैं, जैसा कि कैपिटल ए, स्मॉल ए प्राइम, स्मॉल ए प्राइम, यूँ हो सकते हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो जीन जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस नहीं होता, ये शॉर्ट सीक्वेंस होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में बीटा इज करेक्ट। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्रोमोसोम कैरी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड। अब क्रोमोसोम के पास जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, देखें डीएनए भी है, उसे डीएनए कहते हैं, लेकिन डीएनए में जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो क्या है, जीन्स हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं वो जीन्स होते हैं। जीन क्या होता है, वो डीएनए होता है, लेकिन सारा डीएनए जो है वो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास नॉन कोडिंग डीएनए भी होता है। जीन्स कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द सेंसेस ऑफ, क्या फैट्स बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। वाइटामिन बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन में डीएनए होता है, प्रोटीन होती है। क्या अगर दोनों की बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए इसमें नहीं होता। तो हम कहते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है हमारा वो कौन सा है, डीएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33, पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल आर। पोलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। आपने कहा डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसका मतलब इसके पास कितनी चेन्स होती हैं, 2 होती हैं, 3 नहीं होती, 5 नहीं होती और 4 भी नहीं होती। तो आंसर इसमें क्या आएगा, अल्फा, दैट इज 2।
आगे देखें, आउटसाइड बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स मेड अप ऑफ, आउटसाइड जो होती है बैकबोन की डबल हेलिक्स की, वो किससे बनी होती है? आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड शुगर से नहीं होती, फॉस्फेट से होती है। शुगर फॉस्फेट उसकी क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं, उसकी आउटसाइड फॉस्फेट से होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इनसाइड ऑफ डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ, इनसाइड डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का जो इनसाइड होती है, जाहिर सी बात है वो किससे बनी होती है? हमने कहा रंग से बनी होती है, जिसे हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। शुगर जो है वो शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन बना रही होती है, लेकिन आउटर रीजन जो है वो फॉस्फेट होता है, इनर नाइट्रोजन होता है, और बिल्कुल जो मिडल वन होता है वो शुगर पे होता है। बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, खाली फॉस्फेट ऐसा नहीं है, खाली डीऑक्सीराइबोज ऐसा नहीं है, नाइट्रोजनस बेस नहीं है, शुगर फॉस्फेट होती है। ये वाली आपके पास डीऑक्सीराइबोज ये क्या है? शुगर होती है, तो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। दिस इज अ हेरिडिटरी मटीरियल, हेरिडिटरी मटीरियल इसमें क्या? डीएनए, बिल्कुल डीएनए की बात यहाँ पे करेक्ट है। आरएनए भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डीएनए का ऑप्शन अगर ना हो तो फिर आरएनए भी लगा सकते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर है 38, सेंट्रल डॉगमा मीन्स वर्किंग ऑफ जीन्स। जीन्स की बात कर सकते हैं, क्रोमोसोम की बात कर सकते हैं, डीएनए की, या ऑल ऑफ दी। 38 के अंदर आप आंसर चेक कीजिएगा, ऑप्शन चार्ली यहाँ पर डीएनए की बात करेंगे। सेंट्रल डॉगमा मीन्स वर्किंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। ठीक है, अब ये ऑप्शन डीएनए हमने यहाँ पर लगा दिया, हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डीएनए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, सेंसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आ डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। अब आप मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल डॉगमा में दो बातें आपने डिस्कस की हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। अब मैसेंजर आरएनए का बनने का प्रोसेस जो था, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से यहाँ पर बात करेंगे, ये सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप है। ट्रांसलेशन प्रोटीन है, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, ये रेप्लिकेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 के वाले से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियट इज नॉट अ मॉलिक्यूल स्टडीड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसको स्टडी नहीं करते? डीएनए को करते हैं, प्रोटीन करते हैं, आरएनए करते हैं, जीनोम को नहीं करते। ये बायोमोलिक्यूल नहीं है, ये बल्कि एक एलिमेंट है। विच प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू हेयर एंड नेल। अब आपने दो तरह की प्रोटीन पढ़ी थी, हेयर एंड नेल। देखें, कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन थी, फाइब्रस प्रोटीन। ये आंसर नहीं है। कोलेजन कहाँ पर पाई जाती है? आपने याद रखना है, ये बोन्स के अंदर पाई जाती है, स्केलेटन में पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है, और कार्टिलेज में पाई जाती है। केराटिन के लिए आपने मल्टीपल बातें की। ये फाइब्रस प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, और ये हमारे हेयर, नेल्स, ये जो जानवरों की बीक्स होती हैं, बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं, याद रखिएगा बर्ड्स भी एनिमल्स हैं। बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं उनमें पाया जाता है। इसी तरह एनिमल्स के जो हूफ होते हैं, पाँव होते हैं, उनमें पाई जाती है। इसके अलावा परिंदों के जो, यानी कि बर्ड्स के जो पर होते हैं, पंख होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर में ये मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है? ये आपने कहा आरबीसीज के अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। इस तरह जो मायोग्लोबिन है, ये किस में पाई जाती है? ये मसल सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, बीटा ऑप्शन, दैट इज केराटिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सर्विंग एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। ये भी बात करेक्ट है। फॉर्मिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने बनाना है? लिपिड्स ने प्लस प्रोटीन्स ने। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता। ब्रेकिंग डाउन इनटू,
अगर ब्रेक हो तो ग्लूकोज बना सकते हैं। कौन ब्रेक करेगा? सपोज करें ग्लाइकोजन ब्रेक करेगा या फिर स्टार्च ब्रेक करेगा तो क्या बनेंगे? ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, सेलुलोज डिफर फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। बिल्कुल ऐसी है। स्टार्च और ग्लाइकोजन अगर इनकी बात करें दोनों अल्फा ग्लूकोज से बने हैं। जो सेलुलोज है ये किससे बना है? ये बीटा ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज यूनिट्स की बेस पर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बॉन्ड अरेंजमेंट नहीं, स्वीट टेस्ट, सॉल्युबिलिटी की बेस पर नहीं। बॉन्ड दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट 44, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। लिपिड्स पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। ये किस में डिजोल्व होते हैं ये देखते हैं। पानी में इनसॉल्युबल हैं ड्यू टू हैविंग अ हाई एफिनिटी फॉर वाटर। अगर एफिनिटी होती तो डिजोल्व होते, एफिनिटी ही नहीं है तो डिजोल्व कैसे होंगे? आर प्राइमरली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये भी बात कुछ किसी हद तक ठीक है, लेकिन हाइड्रोकार्बन सारे ऐसे हैं कि डिजोल्व नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो डिजोल्व भी होते हैं, जैसे प्रोटीन है वो सॉल्युबल भी हैं। और नॉन पोलर कंपाउंड्स, याद रखिएगा, नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करते, उससे ड्रेडिंग रखते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, द हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे मैंने एक चार्ज बना दिया है। इस चार्ज में देखें ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है ये वाटर लविंग होता है, वाटर की अट्रैक्शन होती है। जो हाइड्रोफोबिक होता है ये वाटर की अट्रैक्शन नहीं करती। यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर ड्रेडिंग होता है, यानी कि ये नॉन पोलर है और ये वाला पोलर है। विच पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है द हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। आप देखेंगे फैटी एसिड टेल, ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोकार्बन टेल्स ये सेम वही आ गया। ग्लिसरोल ऐसा नहीं, फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फेट है ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक है, और बाकी जो है वो ये हाइड्रोफिलिक है, बाकी सारा हाइड्रोफोबिक होगा। अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप याद रखिएगा हमने मल्टीपल, यानी कि ये 46वां हमारा क्वेश्चन होगा। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवाए हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। विच पार्ट ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर? विच पार्ट ऑफ अमीनो एसिड? देखें अमीनो ग्रुप नहीं वेरी नहीं करता, कार्बोक्सिल ग्रुप वेरी नहीं करता, हाइड्रोजन एटम वेरी नहीं करता, आर ग्रुप, ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, आर ग्रुप जो है वो वेरी करता है। हमने कहा उस दिन अगर आर की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो और होगा, आर की जगह हमने CH3 लगा दिया तो और होगा। हाइड्रोजन लगाया तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन, और ये CH3 अल्काइल लगा दिया, मिथाइल इसे कहते हैं, तो ये बन जाएगा एलानीन। ये दोनों अमीनो एसिड यहाँ पर मैंने बनाए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि 46वां था। हमने 46 MCQ डिस्कस की हैं, जिसमें हमारे एक्सरसाइज के भी थे और एक्स्ट्रा भी थे, और जिसमें मल्टीपल SLO बेस्ड क्वेश्चन MCQ हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।